हाँ, anyone, what would you like to know about depression in terms of anything comes to your mind? If I can answer, good. If I cannot, I will answer in second class. But if you have anything in mind, you can ask me. कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हो when it comes to depression? अभी बाकी की क्लास हम पढ़ेंगे, अगर कोई क्वेश्चन मन में आता है तो you can tell me. मैम एक क्वेश्चन है, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो yes कोमल प्लीज. मैम जैसे डिप्रेशन बहुत एक कॉमन वर्ड हो गया है अभी आम सही बोल जनता रहे हो के, आप. सब लोग की अरे आई एम इनटू डिप्रेशन, आई एम इनटू डिप्रेशन। तो वो राइट. फाइन लाइन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पर्सन एक्चुअली डिप्रेशन में है या नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैम कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि पीपल डोंट हाइड डिप्रेशन, दे हाइड बीइंग ओके। तो अगर वो बोल रहे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली व्हाट दे आर गोइंग थ्रू विदाउट एनी असेसमेंट और समथिंग? व्हाट डू यू थिंक, कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं बताऊंगी. व्हाट डू मैम यू ऐसे थिंक? तो असेस करके क्वेश्चंस के थ्रू। बिल्कुल सही है, असेस करेंगे हम. असेस करने का मतलब हमेशा क्वेश्चनेयर नहीं होता है, ठीक है. असेस करेंगे हम उन सारे सिम्टम्स पे, उन सारे चीजों पे जो हम जानते हैं जो होती हैं. अभी आप अगर अगर आप नए नए में स्टार्ट करोगे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप जैसे मुझे जान रहे हो, 4-5 क्लास हो गई हमारी, ठीक है. थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं, थोड़ा बहुत. ऐसा हम जानते जानते नहीं है, पर इसी हम देख रहे हैं एक दूसरे को, इंटरेक्शन हो रहा है. बहुत कम लोग आप लोगों में से इंटरेक्ट करते हो, पर मैं सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ. तो आप मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा देख रहे हो, राइट. आप बस ऐसे समझो कि कोई इंसान जिसको आप 4-5 क्लास से ऐसे मेरे जैसा देख रहे हो, दैट पर्सन कुड बी इन डिप्रेशन. ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इट विल नॉट ऑलवेज बी लाइक अ सैड, बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, स्लो हैं. इट कैन बी लाइक मी, यू नो, ह्यूमर है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं. एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसीलिए उसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है. बट स्टिल दैट पर्सन कुड बी इन डिप्रेशन. It is it possible? Yes, it is absolutely possible. That is why it's not easy to catch it properly, but with experience you will learn. To start with हम क्या कर सकते हैं, अभी जब हम नए नए हैं तो हम अपने काम में जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें स्ट्रिक्ट करना चाहिए. जो सिम्टम्स की लिस्ट है हमारे पास, आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कि बेक की डिप्रेशन इन्वेंट्री है, ठीक है, हैमिल्टन की डिप्रेशन इन्वेंट्री है. अब लेकिन उसको ऐसे नहीं यूज करना होता है कि ये लो इसको निशान लगाओ और भर के मुझे दे दो. जब भी आप असेसमेंट इस तरीके का कोई भी यूज करें, उसका एक बेहतर तरीका मेरे हिसाब से, यू कैन डिसएग्री विथ मी, दैट्स हाउ आई वर्क. वैसे मैं असेसमेंट ये क्वेश्चनर लगाती नहीं, पर अगर आप करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप उसको अपने पास रखो, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको ऐसे पूछो जैसे हम एक इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज इफ यू गिव दैट क्वेश्चनर टू एनी पर्सन और वो निशान लगाएगा यस नो, कम ज्यादा, स्ट्रांगली डिसएग्री, बजाय कि जब आप पूछते हो, जब आप बात करते हो, तो आपको और भी कई सारे एस्पेक्ट उसमें से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हो, क्या आपको पहले जिन कामों में अच्छा लगता था अब उन कामों में अच्छा नहीं लगता है? ये नॉर्मल सा सवाल होता है एक, है ना, डिप्रेशन में. तो आदमी लगाएगा कि हाँ स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, खत्म. लेकिन अगर हम ऐसे इंटरव्यू की तरह आप कह सकते हो, या बात करने वाले लहजे में, अगर हम बातचीत करने वाले मोड में उससे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, अगर वो इंसान कहता है हाँ होता है, तो हम आगे पूछ सकते हैं कहाँ ऐसा होता है, किन कामों में ऐसा होता है. अब सामने वाला कहे कि पहले जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था आपको कि मेरा अब मेरी सास से बात करने का मन नहीं करता है, एग्जाम्पल, तो क्या ये डिप्रेशन कहलाएगा? खाली ये डिप्रेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है. मतलब जो लोग डिप्रेस्ड होंगे उनको किसी से बात, तो हम देखेंगे कि जनरलाइज है क्या. तो क्या सिर्फ उससे बात करने का मन नहीं करता है? क्या आपके दोस्त हैं, क्या आप उनसे बातें करते हो? क्या आपके मतलब मायके वाले हैं, क्या आप उनसे बातें करते हो, या किसी से बात करने का मन नहीं करता? इस तरह से आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, बजाय कि हम ये क्वेश्चनर किसी को दे दें और वो ऐसा 1 2 3 4 5 करके निशान लगा के हमें वापस कर दे. उससे कोई इन्फॉर्मेशन खास मिलती नहीं है, हम स्कोर कर लेते हैं. असेसमेंट इस तरह से कभी भी, अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो, यहाँ पे रिसर्च और सर्वे की बात नहीं हो रही है, अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्वेश्चनर कभी भी इस तरीके से हेल्प उतनी नहीं करेगा.
आपको जो ओवरऑल स्कोरिंग मिलेगी वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और प्रॉपर पाथ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ट्रिकी है ये, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। आप किसी को देख के ऐसे नहीं पहचान पाओगे कि हाँ सचमुच में डिप्रेशन में है या नहीं है, फॉर दैट मैटर एनीथिंग। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मतलब एंजाइटी में देना था पर अब बात चल रही है तो बता देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो जिस पहला सेशन हमारा हुआ, शी वाज सो श्योर कि एंजाइटी है, मुझे एंजाइटी है, ठीक है। अब क्लाइंट अगर आपके पास आके बोलता है कि मुझे, गूगल भी करते हैं लोग, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो दे कम एंड टेल यू कि मुझे परसिस्टेंट रिकरिंग एंजाइटी है, ठीक, मुझे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होती है। जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइटी तो है ही नहीं। ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है कि हम बोल रहे हैं सालों से, 5 साल से उसको लग रहा है वो एंजाइटी में जी रही है, इस चक्कर में उसकी हालत आज की डेट में इतनी वर्स्ट हो चुकी है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, जस्ट बिकॉज शी इज थिंकिंग कि मुझे रिकरिंग एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है, जो भी उसका मतलब उसके दिमाग में बन चुका है, ठीक है। हम जाएंगे इसके डिटेल में जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सो बेसिकली टू स्टार्ट विथ, टू आंसर योर क्वेश्चन कोमल, we can start with the assessment thing, but assess it in a way that you are talking to that person to understand that person, not कि मुझे स्कोरिंग मिल जाए और मैं इसका स्कोरिंग के बेसिस पे निकाल लूं, माइल्ड है, मॉडरेट है, हाई है और काम हो गया मेरा। कई बार इसका एक और रीजन है, जब आप स्कोरिंग करते हो इस तरीके के क्वेश्चनर में, मान लो आपको माइल्ड मिला क्योंकि उसमें से 5 क्वेश्चन में उसने स्ट्रांगली एग्री लगाया है, तो हमारी स्कोर के हिसाब से माइल्ड आ गया। अगर उसी 5 क्वेश्चन को आप डेप्थ में एनालाइज करोगे तो हो सकता है सबसे ज्यादा सीवियर वही निकले। तो स्केल की स्कोरिंग के हिसाब से जाएंगे तो हमें हो सकता है सीवियर ना मिले, लेकिन अगर वही 5 आइटम हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे तो हमें लगेगा द पर्सन इज सफरिंग सो मच, इट इज पॉसिबल। That is why you can take help from these assessments or questionnaires, but use it in a way that I want to understand you as a person, not I want to score you as a person. You see, on this scale. Okay, did I answer your question, Komal? मैम असेसमेंट तो एक सेकेंड ना, मतलब एक मिनट। यस मैम। यस, कौन बोल रहा था, बोलिए। मैम असेसमेंट तो जैसे कि ड्यूरेशन और एंजाइटी खांसी आ गई श्रेया को। मैम वो जो असेसमेंट होता है तो वो तो ड्यूरेशन और सिम्टम्स का मतलब कि अकॉर्डिंग भी होता है ना, मतलब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, बट वो डिप्रेशन के अलावा मतलब स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो मैम अधिकतर ये ड्यूरेशन पे ही ना डिपेंड करता है और नहीं, सिम्टम्स पर। सिर्फ अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है। अगर मुझे 10 दिन से, मैं 10 दिन से परेशान हूँ, ठीक है। अरे ये सवाल नहीं है, गलत सवाल है, सॉरी सॉरी। मुझे ये बताओ, ये जानना कितना जरूरी है कि ये डिप्रेशन है कि नहीं है, और किस लिए जरूरी है? मैम अगर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे ढंग से तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, क्या नाम है, श्रेया, श्रेया से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक? Why I want to know, is it depression or not? Clearly it is depression or not, or it is whatever, for that matter, anything. Why I want to know it is depression or not? As a practitioner, I want whatever you think answers, okay? If you don't talk to me, I will come and say Satyanarayan Bhagwan की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, स्वाहा, and I'll go. I seriously don't know how this will be beneficial for you. I don't know. Maybe it is. I don't know. Maybe उस हवन का फल आपको भी मिलेगा क्योंकि हम साथ में कर रहे हैं. You know, स्वाहा तो हम साथ में बोलते हैं. पर शायद ये उतना beneficial होगा नहीं. Okay. I can do that. मतलब अच्छा ही है ना, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं आया, पीपीटी पढ़ा और चला गया, बढ़िया है। बट आई वॉन्ट यू टू लर्न, बिकॉज अगर ऐसे ही डिप्रेशन पढ़ना है पीपीटी में से तो यू कैन रीड फ्रॉम द बुक्स इन गूगल। व्हाई, यू नो,
classes and fees and exams and efforts. Why? Yes, anyone else? Why I want to know, is it depression for sure or not? मैम फिर एक बार क्वेश्चन पूछिए. ओके आराधना, आप इतना बोलती हैं हम सवाल ही भूल जाते हैं. मैं पूछ रही हूँ कि हम एज अ प्रैक्टिशनर क्यों जानना चाहते हैं कि ये डिप्रेशन है कि नहीं है, कोई भी चीज वो डिप्रेशन है कि नहीं है. मैम क्योंकि सही डायरेक्शन में हम ट्रीटमेंट प्लान कर सके. हाँ, श्रेया ने भी यही बोला. श्रेया के अलावा किसी को कुछ बोलना है? मतलब श्रेया के आंसर के अलावा किसी को कुछ बोलना है? श्रेया ने बोला, कोमल ने बोला कि हम ट्रीटमेंट उस डायरेक्शन में प्लान कर सके. कौन बोला? आराधना मैम. बोलिए आराधना जी. मैम हम क्लियर कर पाए कि इससे डिप्रेशन का सिम्टम्स है और हम इसका ट्रीटमेंट डिप्रेशन के लिए करें. अच्छा, एक संडे बोलेगा, एक रविवार बोलेगा है. अरे भाई, मैंने भी तो यही बोला कि कोमल ने यही बोला, श्रेया ने यही बोला, किसी को कुछ और बोलना है? हाँ मैम, मुझे बोलना है, मुझे इसी को दोबारा बोलना है मैम. बिकॉज आई थिंक, अच्छा मैं बोलती नहीं, मैं लिखती हूँ. बताइए. आई थिंक कांट डील विथ डिप्रेशन, मे बी स्पेशलिस्ट नीडेड. व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिशनर when you say he or she can't deal with it? Who is practitioner? It's a good question. Who is practitioner? Practitioner are in the process of becoming specialist, I guess. Okay, so you all are practitioners, that's what you're saying. Mundi, you can just nod. Okay. When I say practitioner, who practices? Okay, you are not practicing anything till now, I guess. Or are you? Are you practicing, you people? When I say practitioner, means who are practicing. Okay, Mundi? No? अरे भाई, मुंडी लाने में पैसे लगते हैं क्या तुम लोगों के? हद है, ले लिया करो यार 5-5 रुपए मुझसे, मुंडी लाने के पैसे लेके. नहीं, when I say practitioners, Priyanka, it means who practices. Okay, and you are not practicing, so people who are in the process are not practitioners. They are learning, I get it, but I am not referring them to as a practitioner. Okay, yes, but Priyanka said maybe we need to refer them. That's what she is saying. That is why we need to know. Anything else? खुद ही बता दीजिए, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है ना. ये 16 बच्चे हो गए, 5 और कौन है? अच्छा, अब एक एग्जांपल ऐसे लो कि कोई इंसान मेरे पास आया, ठीक है, और उसने मुझे सारे डिप्रेशन के सिम्टम दिए मतलब उसके अंदर हैं, मैंने देखे, असेस किया और मुझे पता चला कि सारे सिम्टम्स हैं, सब मैच कर रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से. कोई कंफ्यूजन नहीं है. सिम्टम्स, लेकिन ड्यूरेशन 2 वीक का हुआ नहीं है. हम क्या करेंगे? 2 वीक का ड्यूरेशन डीएसएम में लिखा है ना, कम से कम 2 वीक्स इन अ रो, these are the symptoms, then you diagnose this as a depressive, major depressive disorder technically. ठीक. Now a person comes and he is having all the symptoms for 10 days. 10 days में 2 हफ्ते नहीं हुए ना? नहीं हुए. हाँ, 10 days 10 days पूरी करिए. नहीं, चिंता मत कीजिए, नहीं हुए 10 days. And what will you do? What will we do? क्या करेंगे अब हम? मैम असेसमेंट कर लिए ना, पता चल गया भैया, बोल तो रहे हैं, सारा सिम्टम मिल गया हमको, ड्यूरेशन नहीं मिला है. लेकिन अब क्या करें? मैम 4 दिन वेट कर लेंगे. उसको कहेंगे तुम 4 दिन और पहले सफर करो, हमको डीएसएम का क्राइटेरिया नहीं मिला है.
क्या हम ऐसा कहेंगे? हम ऐसा नहीं कहेंगे, है ना? और जो भी एज अ साइकोलॉजिस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग मेडिसिन, जो भी एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप लोगे और करोगे। मतलब सिंपल वाली बात हो रही है। अभी हम क्या थेरेपी करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ये बात नहीं हो रही है। पर जो भी हम करेंगे, जिसमें भी हम स्पेशलाइज्ड हैं, जो भी हमको आता है, जो होना चाहिए उसकी चीजों को ठीक करने के लिए, वो हम करेंगे या नहीं करेंगे? बेसिक सा सवाल था ये। ऐसा करेंगे ना? वेट नहीं करेंगे कि 14 दिन पूरा होगा तब हम इसको डिप्रेशन का exceptions are everywhere, we will do the next action. What do you mean by exceptions are everywhere? In which context? I didn't get the context. Basically we will do whatever we need to, like 2 वीक नहीं हुआ, हाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे प्रियंका, कोई भी हो सकता है ये। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ड्यूरेशन आप क्लियर कट निकाल नहीं पाओगे, मिक्स मिलता है, ठीक है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर हमको, श्रेया सेड कि ड्यूरेशन भी तो मिलना चाहिए, उस पे ये सवाल आया था, उसी पे जवाब दे रही हूँ कि ड्यूरेशन अगर नहीं भी मिलेगा तब भी अगर आपको सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम उसको लेबल नहीं करेंगे, दैट्स ओके, पर काम तो वही करेंगे जो हमको 14 दिन बात करना था, या नहीं? ये जो हम लोग बात करते हैं ना, ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ऑल द केसेस में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, क्योंकि उनके मेडिसिन अलग अलग होते हैं। पर मेडिसिन तो किसी को लेनी नहीं चाहिए अनलेस ये बहुत ही ज्यादा सीवियर हो गया हो, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, यू कैन डिसएग्री विथ मी। सो उस केस में ज्यादा लागू होती है ये बात कि ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, वरना क्या होगा, डिप्रेशन में लोग आके क्या बोलेंगे, ऐसे कॉमन सेंस जैसा जो मन में आता है वो क्या है, लोग बोलेंगे हमको नींद नहीं आ रही है, हमको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मैं काम में बहुत ज्यादा पीछे चल रहा हूँ, मैं रोज सोचता हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, कर कुछ नहीं पाता हूँ, मुझसे तो उठ करके नहाया भी नहीं जा रहा है, जो भी वो बोल सकता है, ऐसा ही कुछ बोल सकता है, जिसमें वो पूरी तरह से बॉडी एकदम गिव अप कर चुकी है, स्लो डाउन हो गया है, राइट? इसी तरीके के सिम्टम्स मिलेंगे आपको, इंसान तो आके यही बताएगा ना, आप उसको कैसे भी करके इंटरव्यू कर सकते हो। तो अगर हमको नींद नहीं आ रही है तो हम नींद नहीं आने का इलाज करेंगे। अब नींद नहीं आ रही है, चाहे वो डिप्रेशन में ना आ रही हो, एंजाइटी में ना आ रही हो, जिसमें भी नहीं आ रही है, वो तो आप बात करके पता लगा ही लोगे। इसीलिए लेबल करना इतना जरूरी नहीं होता है और ये बहुत ट्रिकी होता है, आपको हमेशा बचना चाहिए। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो लेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है। समझ आई? एंजाइटी में भी नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में भी नींद नहीं आएगी। एंजाइटी में भी ओवर थॉट, नहीं गलत शब्द है, थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, और डिप्रेशन में भी थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। क्या करोगे आप? सोच के देखो। बहुत ही, जो डीएसएम है ना, ये बहुत ब्लर्ड है, जो बाउंड्रीज हैं डिसऑर्डर्स की वो बहुत ही ब्लर्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो ही नहीं सकता कि कोई कंफ्यूज ना हो कि इसको ये बोलें कि ये बोलें, ये बोलें कि ये बोलें। इतना ब्लैक एंड व्हाइट जैसा इंसान है ना हम, मशीन तो है नहीं, हम इंसान हैं, ठीक है। हम ऐसे ब्लैक और व्हाइट में नहीं आते हैं कि इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, काम खत्म। आइदर और वाली कंडीशन हमें नहीं मिलती है, हमेशा आपको ब्लर्ड मिलेगा। तो आप कितना कोमॉर्बिड बताते रहोगे कि ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें। आप समझ रहे हो? इसीलिए ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी ये है कि हम आइडेंटिफाई ये कर पाए कि बॉडी किस डायरेक्शन में, क्या बॉडी स्लो डाउन हो गई है, गिव अप कर रही है। तो डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर नहीं, डिप्रेशन में बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, बहुत ही ऐसे गिव अप वाले मोड में आ जाती है। एंजाइटी में बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, थोड़ी हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको जो आप पैनिक अटैक आप जानते हो, धड़कन बढ़ जाना, शिवरिंग होना, स्वेटिंग होना, हम पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर में, ठीक है, अभी उधर नहीं जाते हैं। सो श्रेया, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay. Komal, did I answer your question? Okay. Anyone else wants to know anything else?
in terms of depression. ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा तो रही हूँ, मुझे जो लगता है जरूरी है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ है तो you can ask which you want to know, you want to understand. चलिए, जब तक आप सवाल जवाब सोचिए तब तक हम बचा हुआ जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे, ये किस बच्चे हैं, नाम मेरे पास 17 है, कौन छूट गया? सुमित्रा, साइमा, वासवी, प्रतिभा, छाया, सौम्या, कौन छूट गया? अंजलि, अंजनी, प्रीति, प्रीति है क्या क्लास में? शिवा, यस मैम। सो इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर आपके अटेंडेंस पे देती हूँ मैं, इसीलिए मेरे लिए लिखना जरूरी है, इसीलिए मुझे आप 2 मिनट का समय दे दीजिए। प्रियंका, ओके, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। काफी चीजें इसमें से आपको आती होनी चाहिए, पर ठीक है, लेट्स रिवाइज देम। आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, कैटेगराइजेशन जो है वो हम पढ़ चुके थे उस दिन, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मॉडल मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या चेंजेस होते हैं। बहुत ही एक आपने नाम सुना होगा न्यूरोट्रांसमीटर, जस्ट फॉर दिस नॉलेज, इसका कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट फॉर द नॉलेज। What happens in depressive disorder is low levels of serotonin and norepinephrine, and bipolar में क्या होता है, low level of serotonin, high levels of epinephrine, इतना सा डिफरेंस है, ठीक। ये नॉलेज हमें किस तरह से काम आ सकती है, व्हाट डू यू थिंक, हम क्या करें इस चीज का, हमें दवाइयां तो देनी नहीं है कि हम सेरोटोनिन बढ़ा लेंगे कि नॉरेपिनेफ्रिन बढ़ा लेंगे, ये तो हमें करना नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई शुड वी स्टडी दिस, हाउ दिस नॉलेज कैन हेल्प अस, व्हाट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ इट। पढ़ते तो हम बुक्स में कब से आ रहे हैं, आपने सबने पढ़ रखा होगा कि डिप्रेशन में ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर लो हो जाते हैं, बाइपोलर में ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर लो हो जाते हैं। व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, क्यों पढ़ रहे हैं हम, अगर किसी काम का नहीं तो हम पढ़ना क्यों है। व्हाट डू यू थिंक, एनीवन? इफ वी नो कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम हो जाता है, हम स्टडी कर सकते हैं कि सेरोटोनिन आखिर में ऐसा क्या करता है, और सेरोटोनिन को क्या हम कोई एक्टिविटी करके, क्या किसी तरीके से दवाइयों के अलावा क्या कुछ करके, खेल के कूद के कुछ भी करके बढ़ा सकते हैं क्या? यस अगर हाँ, तो हम वो एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के प्लान में। दैट इज हाउ इट इज important to know and understand what happens in your biology when this disorder occurring, whatever, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर हो उस वक्त क्या हो रहा है बायोलॉजी में, ये समझना इसलिए हेल्प करता है ताकि हम उसको मेडिसिन के अलावा स्टडी कर सके कि क्या कोई तरीका है जिससे हम इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आपने पढ़ा होगा अलग अलग जगहों पे कैसे डोपामिन बढ़ाते हैं, जैसे कि एडिक्शन में आपको डोपामिन, मान लीजिए लोग कहते हैं कि जब किसी चीज का एडिक्शन होता है आपका डोपामिन बढ़ता है, उसमें आपको अच्छा लगता है, रिवॉर्ड सिस्टम, यू फील लाइक रिवॉर्डेड। नाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट दैट फीलिंग ऑफ रिवॉर्डेड बाय एनीथिंग एल्स? आप क्रिएटिव हो सकते हो अपने ट्रीटमेंट में, हमेशा थेरेपी तक ही स्टिक नहीं होते लोग। अगर आपको ये पता हो कि डोपामिन एडिक्शन में डोपामिन बढ़ता है एंड इट फील्स लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम बोलते हैं उसको पूरा, ठीक है, तो क्या हम कुछ क्रिएटिव तरीके सोच सकते हैं कि इस इंसान को वैसी सेम फीलिंग किसी और तरीके से लाई जा सकती है क्या? यू कैन बी क्रिएटिव विद योर ट्रीटमेंट प्लान्स इफ you understand the biology of any disorder. That is why it is applicable. That is how it is applicable. So depression में क्या होता है, दो न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट है, दोनों लो हो जाते हैं। बाइपोलर में एक लो होता है एक बढ़ जाता है, that is how mania and everything.
ओके, जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक स्टडीज, यू नो, अगर फैमिली में है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्विंस में है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ व्हेन वी से जेनेटिक थ्योरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट फैमिली इंक्लूड्स क्लोज फैमिली. ठीक, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को है तो होने के चांसेस ज्यादा होंगे. बड़े पापा की सास को है तो आपको होने के चांसेस नहीं है. ठीक है. ठीक है, ऐसे जो हमारे खानदान में किसी को भी है तो हमको होने के चांसेस हो जाएंगे. बेसिकली एग्जांपल ये था कि खानदान में किसी को भी है तो हमको चांसेस हो गए, ऐसा नहीं होता है. क्लोज फैमिली, ओनली क्लोज फैमिली, मदर, फादर, सिबलिंग्स. अगर दादा दादी भी हुआ तो आपके चांसेस ऐसे इतने नहीं होते जितने क्लोज फैमिली में होते हैं, वो बहुत ही नॉलिफाई हो जाते हैं. कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है, कैसे होता है डिप्रेशन? आप इसको ऐसे दोनों तरीके से समझ सकते हो कि ये कैसे होता है, या जिनको डिप्रेशन होता है उनमें आपको ये फीचर मिलेगा. दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कैसे होता है एग्जैक्टली उसका कोई रीजन कोई बता नहीं पाएगा मेरे हिसाब से. इतना कोई प्रूवन कॉज है नहीं, क्योंकि होता तो हम रोक लेते ना फिर, कि इसी से होता है तो इसी को रोक लें. सो कॉग्निटिव ट्रायड क्या है? कंसिस्टेंटली नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर. मेरी कोई वर्थ नहीं है, दुनिया बहुत खराब लोगों से भरी पड़ी है, फ्यूचर में मैं कुछ कर नहीं सकता. बेसिकली इस तरीके की थिंकिंग होती है उन लोगों की जो डिप्रेस्ड होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि जिनकी थिंकिंग ऐसी होती है उनको डिप्रेशन होने के चांसेस आगे जाके बढ़ जाते हैं. इट्स मतलब दोनों तरफ से है ये. ओके, cognitive errors, logical errors made as a result of cognitive triad leading to worsen depression. मतलब इसको ऐसे समझो, ये भी दोनों तरीके से काम करता है. जिनके कॉग्निटिव एरर्स क्या होते हैं, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम पढ़ते हैं ना. कॉग्निटिव एरर्स आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे सीबीटी जब हम पढ़ेंगे. सो कॉग्निटिव एरर्स बेसिकली ये होते हैं कि थिंकिंग जो पैटर्न होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, प्लानिंग करने में उसमें प्रॉब्लम होती है. तो ये जो डिप्रेस्ड होते हैं उनमें कॉग्निटिव एरर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे. या आप कह सकते हो जिनमें कॉग्निटिव एरर्स ज्यादा होते हैं उनके डिप्रेस्ड होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. ये दोनों तरफ से हो सकता है. लर्नड हेल्पलेसनेस, एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पलेसनेस. अगर बचपन से आपने हमेशा हेल्पलेस फील किया है किसी ने भी, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं बड़े होकर के डिप्रेशन डेवलप होने की. बहुत ही ज्यादा चांसेस होती हैं. और बचपन में हम लोग, ज्यादातर लोग हमेशा हेल्पलेस ही तो फील करते हैं. Can't help. What can we do against our parents? Nothing. कॉजेज, वही कॉजेज में पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब कॉजेज खाली बुक्स में लिखे होते हैं. इसमें से कौन सा कब किसको होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही होगा या यही होगा. हाँ, ये बस इतनी सी बात है कि इन्हीं चारों में से कुछ होता है. या तो एनवायरनमेंट आपका ऐसा है, या आपकी थिंकिंग साइकोलॉजिकल, मतलब आपका खुद का पैटर्न, पर्सनालिटी, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग ऐसा है, इस वजह से हो गया. biology, you know, the transmitter, neurotransmitter and all the things. And genetic, you know, if it runs in the family, higher the chances are that you will be getting it. So अब हम कहाँ, ये क्यों लिखा है मैंने, तो इसको छोड़ो. Till now any question? अभी तक कोई सवाल? देखो मैं मुंडी नहीं देख पा रही हूँ तुम लोगों की, तो कोई एक आदमी नो कह देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी. Because I am slide sharing, I am not able to see all of your faces. हाँ मैम, ये जो डिप्रेशन में कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, हम इस एरर्स को कैसे चेंज करेंगे? हाँ, तो अभी हम ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं. एरर्स को कैसे चेंज करना है ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है. ठीक है, जिसने भी पूछा है ये सवाल. ओके, हर कॉग्निटिव एरर को कैसे कैसे चेंज किया जाता है ये पूरा डिटेल में हम सेकंड सेमेस्टर का, यही सिलेबस है पूरा. सीबीटी है, मतलब 4-5 थेरेपीज हैं, तो सीबीटी में सारे कॉग्निटिव एरर्स और उनको चेंज करने का तरीका सब आप डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, ओके. अभी जो हमारा, देखो हमारा सेमेस्टर, ये जो 2 सेमेस्टर है, एक पेपर जो अभी ले रही हूँ, एक पेपर सेकंड सेमेस्टर में जो मैं आपका लूंगी, तो इस तरीके से डिवाइड किया है मैंने कि अभी हम सारे डिसऑर्डर को समझ रहे हैं, डायग्नोस, असेस, अंडरस्टैंड, एंड देन सेकंड सेमेस्टर इज ऑल अबाउट व्हाट कैन वी डू एज अ ट्रीटमेंट. लाइक 3-4 तरीके की थेरेपी यू विल बी अंडरस्टैंड इन डिटेल, जो मुझे लगता है काम आती है. मैंने 4-5 तरीके की चूज करी है. ठीक है, वो आप डिटेल में पढ़ोगे, उसमें सीबीटी एक है. सो यू लर्न हाउ टू चेंज ऑल द कॉग्निटिव एरर्स. और बताइए.
नो क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस मैम। पहला यस से बोला, लगा बैठी रह जाऊंगी तुम लोगों के जवाब के चक्कर में। क्या है, इसको भी छोड़ो। हाँ, तो हमने बात करी थी कि बाइपोलर हमेशा मिस हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिस हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन कैन बी बाइपोलर? सबसे पहली चीज, अगर किसी को डिप्रेशन 20 साल के पहले डायग्नोस हुआ है, हाईली लाइकली उसको बाइपोलर हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हाईली लाइकली। सो यू शुड डिग डीपर। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 के पहले डिप्रेशन हुआ तो उसको बाइपोलर ही है। इसका मतलब यह है कि 20 के पहले अगर डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है तो हाईली लाइकली वो बाइपोलर होगा। सो हमको और ध्यान से और पूछताछ करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर्सन इज नॉट गेटिंग बेटर विथ एंटी डिप्रेसेंट। अगर उसको एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको डाउट होना चाहिए कि कहीं ये डिप्रेशन है ही नहीं, बाइपोलर हो सकता है, हमने मिस करा है। क्योंकि बाइपोलर होने के लिए एक एपिसोड ऑफ मेनिया भी काफी है। ओनली वन सिंगल एपिसोड इन द होल लाइफ इज इनफ टू डायग्नोस इट एज बाइपोलर डिसऑर्डर। पर्सन एज अ फैमिली मेंबर विद बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर ऐसा है तो आपको डाउट होना चाहिए कि इसको भी बाइपोलर होने की चांसेस ज्यादा होंगी। सो यू शुड डिग डीपर। ऑल द पॉइंटर्स विल पॉइंट इन अ डायरेक्शन दैट यू शुड डिग डीपर। इफ 5 साल में 3 से ज्यादा डिप्रेसिव एपिसोड्स हों तो बाइपोलर होने की चांसेस ज्यादा होंगी। सो यू कैन लुक फॉर दीज साइंस व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन। डिप्रेशन है कि बाइपोलर हो सकता है। ओके, डिप्रेशन वर्सेस बर्नआउट। बर्नआउट एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, हम हमेशा यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए। इट फील्स लाइक डिप्रेशन। व्हाई इट फील्स लाइक डिप्रेशन? देयर आर 3 की फीचर्स ऑफ बर्नआउट। ठीक है, एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब क्या हुआ, आप समझते होगे। एग्जॉशन का मतलब हुआ, ऐसे आप समझो कि फटीग आप समझते हो ना, थकान। थकान के दादाजी समझो एग्जॉशन। ठीक, तो समझने वाली भाषा में कि वो इतना इस लेवल का हो जाता है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो बर्नआउट जिनको होता है उसमें ये 3 की फीचर्स मिलेंगे। हम कैसे डिफरेंशिएट करें डिप्रेशन है या बर्नआउट है, और क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि कई बार ये लगता है डिप्रेशन जैसा पर एक्चुअली नहीं होता। तो हम ये 3 की फीचर्स उसमें देख सकते हैं, अगर हैं हम उसको डिप्रेशन से अलग कर सकते हैं। सो वन इज एग्जॉशन, सेकंड इज सिनिसिज्म, इज फीलिंग काइंड ऑफ, बोलते हैं ना, बहुत ही कोल्ड फील करना, यू नो, फीलिंग नथिंग, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। काम मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कुछ रिमार्क दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काम पूरा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं सिनिसिज्म, कोल्ड न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इनएफिकेसी, जब मैं अपने काम में उतना एफिशिएंट नहीं हूँ जितना हो सकता। हाँ बोलिए। मैम इसको फ्लैट इमोशन भी बोल सकते हैं क्या, सिनिसिज्म को? नहीं, आपने मुझे कुछ बोला, ठीक है यार बोल लो। इसको फ्लैट इमोशन नहीं बोलेंगे, फिर वो हर जगह होना चाहिए ना। यस मैम। इनएफिकेसी मतलब व्हेन आई एम इनएफिशिएंट इन द वर्क आई एम डूइंग। इनएफिशिएंट, यू अंडरस्टैंड राइट? मतलब मैं जितना एफिशिएंट हो सकता हूँ इस समय उतना नहीं हूँ इस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर ये 3 की फीचर्स हैं, और डिप्रेशन के तो हमें फीचर्स पता ही हैं, वो हम पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लस डिप्रेशन के जो फीचर्स होंगे वो जनरलाइज होंगे, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको दिखेंगे, सिर्फ जॉब पे नहीं दिखेंगे। प्लस बर्नआउट के केस में मान लो मैं 6 महीने से काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, मुझे बर्नआउट हुआ है, पर अगर मैं आपको आके बताऊं, अरे मेरा मन ही नहीं लग रहा है काम में, मेरे काम में डिले हो रहा है, प्लान कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोई क्या बोल रहा है, आपको लगेगा, ऐसा किसी को भी लग सकता है कि कहीं डिप्रेशन तो नहीं है। सो बर्नआउट के केस में क्या होता है, इफ दीज पीपल कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क दे विल फील बेटर। इट हैपेंस। ठीक है, all the time, all the things doesn't apply to everyone, but in most of the cases, if it is burnout and you take a break, you go for vacation, you do something which rejuvenate you, you will feel better.
बट अगर ये डिप्रेशन है तो आप बाहर घूम आइए, कोई एक्टिविटी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यू विल नॉट फील बेटर, नो वन विल फील बेटर। ये भी एक बहुत बड़ा अलग करने का सॉरी तरीका है डिप्रेशन को बर्नआउट से। कोई क्वेश्चन? मैम ऐसे में मतलब नाम देना जरूरी है क्या कि ये कोई डिप्रेशन है या बर्नआउट है? मतलब हम लोग तो बर्नआउट बोलिए। मतलब हम लोग तो मेडिकेशन तो करते नहीं, हम लोग को तो बस काउंसलिंग वगैरह करके लोगों को उससे निकालना होता है। तो मैम एक नाम देना जरूरी होता है क्या? नहीं, मैंने तो नाम देने के लिए बोला ही नहीं, मैंने समझने के लिए बताया है आपको। अगर आप समझोगे ही नहीं तो आप जो भी करना चाहते हो करोगे कैसे? मैंने ये नहीं बोला कि हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो सेकेंडरी है। पर अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ये डिप्रेशन है या बर्नआउट, डिप्रेशन बहुत कैसे समझाऊं आपको, आप अभी इसकी जो सिवियरनेस है ना, मुझे ऐसा लगता है आप अभी नहीं समझ पाओगे। इट्स 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 बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, इतना आसान नहीं है। ठीक है, डिप्रेस्ड मूड, अगर आपको के पास कोई आता है अगर आपके पास कोई आता है कि मुझे बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मैं ऑफिस में कोई कुछ बोलता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं प्लान करता हूँ मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। इफ यू नो कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड बर्नआउट, यू कैन सजेस्ट दैट पर्सन। हम उस पर्सन को अगर हम समझेंगे, अगर हमको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बर्नआउट हो सकता है, तो हम उस इंसान को सजेस्ट कर सकते हैं, मे बी यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, सी हाउ इट हैपेंस, सी हाउ इट गोज, सी व्हाट हैपेंस। बट अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज डिप्रेशन, तो आप उसको ये सब सजेशन नहीं दोगे, बिकॉज दिस विल नॉट वर्क। कि तुम एक काम करो 4 दिन वेकेशन पे चले जाओ, इट विल नॉट वर्क। आप समझ रहे हो? तो उसको हम लेबल क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर हम समझेंगे ही नहीं तो हम बताएंगे क्या करने के लिए। सोचो। और समझना इसलिए भी जरूरी है कि जो चीजें बर्नआउट में काम करेंगी वो डिप्रेशन में जरूरी नहीं है कि काम करें। फिर आप क्या करोगे? फिर हम कहेंगे कि फिर क्लाइंट भी ये कहता हुआ पाया जाता है कि अरे गए थे वहां पे, ये कराया वो कराया, कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं हमको। इसीलिए क्योंकि हम पहले प्रॉब्लम को ठीक से अगर समझेंगे नहीं तो फिर हम क्या सजेस्ट करेंगे, हम क्या थेरेपी करेंगे, हम क्या बताएंगे उसको। किसने पूछा था क्वेश्चन? क्या मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाई? यस मैम। ओके, नाउ इट इज क्लियर व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। यस मैम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जैसे कोमल ने बोला ना, अभी क्लास स्टार्ट हुई, कि हम कितने आराम से हर चीज को डिप्रेशन बोल देते हैं। इसीलिए ये कोमल, आपके सवाल का एक जवाब ये भी है कि जितना ज्यादा ये जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं, ये जो मिलते जुलते टर्म हैं, अगर हम उसको जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे तो हम, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल, हम उसको उतनी अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स पढ़ लेने से काम नहीं होगा, हमें उससे जो मिलते जुलते भाई बहन वाले टर्म्स हैं उनको भी समझना होगा। अल्टीमेटली हर चीज स्ट्रेस और उससे ही शुरू होती है, तो सिर्फ उससे शुरू हुई तो, लेकिन आगे जाकर के वो कुछ भी हो सकती है। वो बर्नआउट है, वो स्ट्रेस वर्क प्लेस पे ज्यादातर करके बर्नआउट का रीजन क्या होता है? पीपल हु आर परफेक्शनिस्ट फील्स बर्नआउट, उनको ज्यादा चांस होती है वो बर्नआउट। बर्नआउट होता क्या है? आप ऐसे समझो, स्ट्रेस का बहुत बड़ा भाई, कंटिन्यूअस उस स्टेट में है हम, उसको बर्नआउट बोलते हैं। बिल्कुल समझाने वाली भाषा में बोल रही हूँ, ठीक है? ऐसे पेपर में मत लिख लेना, एग्जॉशन का मतलब थकान के दादाजी, बर्नआउट का मतलब स्ट्रेस के पापा जी। प्लीज ना, पेपर में ऐसे नहीं लिखना। ये मैं आपको लेवल समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ। So if the more we understand the related variables, the more we'll be able to identify if this is depression or not. Okay? क्या बोल रही थी मैं? अच्छा हाँ, बर्नआउट का क्या रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर परफेक्शनिस्ट, they tend to, like, there is highly likely they'll experience burnout. और एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है बर्नआउट फील करने का, वो होता है मिसफिट on your at your job, मतलब at your workplace. If you are a misfit, there is high chances that you will experience burnout. मिसफिट का मतलब क्या हुआ?
आप वो काम करने के लिए नहीं बने हो, पर ठीक है अब जॉब है तो हम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत जल्दी आप बर्नआउट फील कर सकते हो। और बर्नआउट भी वैसे कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, आजकल सिर्फ बर्नआउट की वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो जा रहे हैं। ओके, टिल नाउ एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन तो नो बोल दो भाई, मैं भी खुश हो जाऊंगी कि नो बोल दिया, कोई सवाल नहीं है, नहीं बोलेंगे हम। मैम इसको मतलब कि समझना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बट मैम कैसे हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं कि किसको? डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है? हाँ तो हम इसको ऐसे ही समझ, किसने पूछा नाम बताओ? मैम श्रेया। श्रेया, हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, इतनी देर से यही तो बता रही हूँ बच्चे, कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम जितने डिटेल में इसके सिम्टम्स को समझेंगे और जितने डिटेल में ये किन किन चीजों से अलग होता है वो समझेंगे, तो हम धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करते हुए फिर और समझ पाएंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, जितना आप एक्सपीरियंस होता जाता है उतना बेहतर होता जाता है। लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि भाई दुनिया में खाली डिप्रेशन नहीं है, कोई बर्नआउट नाम की भी चीज होती है। एग्जाम्पल है ये, दुनिया में खाली डिप्रेशन नहीं है, सैडनेस नाम की भी चीज होती है। बीइंग सैड इज नॉट बीइंग डिप्रेस्ड। तो आप अगर सैडनेस को अच्छी तरह से समझोगे तो आप अलग कर पाओगे कि ये डिप्रेशन है, ये सैडनेस है। आप अगर बर्नआउट को अच्छी तरह समझोगे तो आप अलग कर पाओगे कि ये डिप्रेशन है, ये बर्नआउट है। तो ये बेसिकली आपको जितना डिटेल में हो सके पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उनको अच्छी तरह से समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बर्नआउट के ये 3 की फीचर्स हैं, ठीक। एग्जॉशन, जैसे मैंने बोला कि थकान के दादाजी ऐसे समझो, ठीक। नाउ डिप्रेशन का एक सबसे जो मेन, जो हमने मूड डिसऑर्डर की मेन लाइन हमने जो पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि मूड आपका नॉर्मल नहीं रहता, ठीक। डिप्रेस्ड मूड होना एग्जॉशन होना नहीं होता है। आई कैन बी टायर्ड ऑफ माई वर्क एंड वर्क प्लेस एंड कलीग्स, बट आई माइट नॉट बी इन अ डिप्रेस्ड मूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज पॉसिबल। आप समझ रहे हो कि डिप्रेस, मैं थकी हुई हो सकती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कलीग्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, या घर पे चलो जो हाउसवाइफ्स होती हैं, मदर्स हैं हमारी, घर घर के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, अरे यार खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, थक गई हूँ खाना बना बना करके, सबके लिए दौड़ दौड़ करके। इसका मतलब डिप्रेस्ड मूड जरूरी नहीं है कि हो। आप समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से फिर ये अलग हो जाएगा ना। तो इसीलिए जितना अच्छे तरीके से, जितना डिटेल में हम उसको समझेंगे और जो भी हम पढ़ेंगे उसका अप्लाइड पार्ट समझेंगे, तो हम अलग कर पाएंगे चीजों को। इसीलिए ज्यादा करके ये हमारी एज अ साइकोलॉजिस्ट हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना अच्छे से समझें ताकि हम लोगों को मिसगाइड होने से रोक सकें। ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि एक मेरी क्लाइंट जो कि 6 महीने डिप्रेशन की दवा खाती रही और उसको एक्चुअली डिप्रेशन तो था ही नहीं। सोचिए, क्योंकि हम डिटेल में, मतलब पता नहीं मुझे, मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कह रही, पर मेरे पास ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो आके कहते हैं कि हम गए वहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास, वहाँ मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास, क्योंकि लोगों के मुंह में साइकियाट्रिस्ट होता है, उनको नहीं पता ये डिफरेंस। आज भी चाहे कितने ही एजुकेटेड हो, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को नहीं पता साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देश से कि हम गए साइकियाट्रिस्ट पर, उन्होंने पूछा ये जो उन्होंने पहले सेशन में जो आदमी आके बताता है, उन्होंने वो सारी चीजें बोली, अरे मेरा मन नहीं कर रहा काम में, ये वो उन्होंने दवाइयां लिख दी और हम चले आए और हम दवाइयां खाने लगे। सोचो 6 महीने तक डिप्रेशन की दवा खाती रही लेडी, कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ ये काम नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीजों को अच्छी तरह से समझें और मन लगा करके बहुत मेहनत से समझें, ताकि हम, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आपने जो काम चुना है अपने करियर के लिए, पैसे रोजी सब ठीक है, लेकिन ये बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि इस एक चीज से पूरी की पूरी किसी की लाइफ बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है।
आपको पता है कई बार ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है ना डिसऑर्डर्स के ठीक करने के लिए, कई बार ऐसे कई सारी स्टडीज आ चुकी हैं कि उन मेडिसिन की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आ गए लोगों के अंदर। कैन यू इमेजिन? और एक बार अगर साइकोटिक सिम्टम्स आ गए, आप क्या कर लोगे? कौन सी थेरेपी कर लोगे? आप साइकोटिक सिम्टम्स समझ रहे हो? हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, रियलिटी से पूरा कट हो गया वो आदमी, उसको अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, आप कुछ भी बोलो वो कुछ भी बोलेगा। अगर एक बार ऐसा हो गया, आप क्या कर लोगे उस इंसान का? और पूरी जिंदगी अब उसको वैसे ही रहना है। मैनेजेबल होते हैं, ट्रीटेबल नहीं होते साइकोटिक सिम्टम्स। किसी किसी के थोड़े थोड़े कम लेवल के होते हैं तो थोड़े ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, किसी के बहुत ज्यादा लेवल के हो जाते हैं तो बात ही खत्म है। फिर जैसे तैसे चल रहा है काम, डिपेंडेंट ऑन द फैमिली फॉर होल लाइफ। So this is really really serious. You should understand the seriousness of this job, and this is really really very responsible work you have chosen for yourself. So take it seriously. If you really want to go ahead in this field, take it seriously. At least किसी एक की भी life गलत डायरेक्शन में, मैं उसको ठीक ना कर पाऊं चलेगा, पर गलत डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। इतना भी हम इंश्योर कर लें तो बहुत है। इसीलिए एटलीस्ट ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं पता हो सकता है, मैं इंसान ही हूँ, मुझे हर चीज परफेक्ट उसने नहीं पता सकती है, लेकिन एटलीस्ट आई शुड बी विलिंग टू गिव माई 100%। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो, समझो। डीएसएम के सिम्टम लिस्ट पढ़ लेने से खाली कुछ भी नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकली क्लाइंट के सामने बैठते हो, डीएसएम के सिम्टम लिस्ट से खाली हेल्प नहीं होगी। इसीलिए हमें आंख कान खुले रख करके अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सवाल भी पूछने चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, ठीक है? कोई सवाल? अभी तक बहुत ज्ञान देती हूँ मैं इधर उधर का। कोई सवाल? आई नो कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मे बी यू कैन स्टार्ट विथ जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, उसको छानिए, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लोर करिए। क्लास में आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा नहीं है, स्टार्ट करने के लिए आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप क्लास भी डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, पूछोगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ऐसी बात नहीं है। ओके चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा मैं अज्यूम कर ले रही हूँ, क्योंकि तुम लोग नो बोलने में आधा घंटा लगाते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। कैन अ डिप्रेस्ड पर्सन हैव गुड डेज? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? चैट में लिखिए, सबको लिखना है। क्या एक पर्सन जो डिप्रेशन में है, कैन ही फील बेटर और गुड? व्हाट डू यू थिंक? How and when? People who are saying yes. People who are saying yes. How and when? मैम हमेशा कोई मतलब अगर कोई डिप्रेस है तो अगर कोई मोमेंट ऐसा आता है जहाँ वो उन सारी चीजों को मतलब डिप्रेशन भी किसी इवेंट की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है। तो जब हम लोग अपने क्लोज वन के पास रहते हैं या फिर कोई ऐसा इवेंट जो बहुत हमें खुशी देता है तो उस टाइप पे वो रह सकता है। तो खुशी दे दिया तो डिप्रेशन कैसे हुआ? मैम मतलब ऐसा एक मोमेंट हो कोई, जैसे हम लोग हमेशा तो होता है ना कि बहुत क्लोज वन अगर हम लोग के पास कोई रहा है, हम लोग उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए ऐसे। आप डिप्रेस नहीं हो ना? नो मैम। नहीं, हम लोग जैसे क्लोज वन के पास रहते हैं हमें अच्छा लगता है, बट वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद अ डिप्रेस्ड पर्सन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर नॉट डिप्रेस्ड। ओके, कौन बोल रहा था? नाम बताओ। श्रेया। श्रेया, ओके श्रेया, एटलीस्ट यू आंसर, थैंक यू। बाकी लोग जो यस बोल रहे हैं, हाउ एंड व्हेन?
श्रेया ने अपने रीजंस बताए. What do you think? How and when a person can feel good? मैम जब वो जॉब में होते तो काम का बर्डन की वजह से थोड़ा डिप्रेशन हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे करना होता है, सब कुछ सर्व करना, इसलिए. मतलब कौन बोल रहा है? नाम बताओ. अपना नाम बोलो मैम, अपना नाम बोलो फिर बोलो प्लीज. अभी कौन बोला? मैम कौन आंसर दे रहा था? स्वाति. हाँ स्वाति, क्या बोल रहे थे? मैम डिप्रेशन पूछ रहे थे जब जॉब या पर्सनल में रहते तो. नहीं, वो जॉब में रहते हैं तो क्या होता है? बोलो बोलो. अरे मैं डांट थोड़ी रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आपने क्या बोला, मैं समझ नहीं पाई. कुछ नहीं. अरे बताओ. अरे जो सोच रही बताओगे तो मैं सही बताऊंगी ना भाई, डांट थोड़ी रही हूँ. जॉब पे रहता है तो क्या होता है स्वाति? मैम जैसे कि जो जॉब पर मतलब जॉब करता है या फिर पर्सन है, उसको डिप्रेशन, उस पे जो काम को लेके बर्डन आता है, इसलिए मैम उसके लिए यस किए थे. अच्छा, काम की वजह से बर्डन आता है उसके लिए आपने यस करा था. मैंने पूछा था कैन अ डिप्रेस्ड पर्सन हैव गुड डेज? क्या उसका आंसर यस है कि नो है? It doesn't matter where they are, they feel alienated all the time, they don't like anything. Very rare situation when they find situations around them as they want. You know what? Even if they have the situation as they want, they don't feel anything. It happens. There is this deep void and emptiness they feel. Which can be filled with anything. Moni, why you said yes? What is your answer? मैम वही जो श्रेया ने बोला कि एक मोमेंट ऐसा आ सकता है कि हम मतलब जो पर्सन डिप्रेशन में है वो खुश हो सकता है कि अगर वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया. मान लेते हैं वो 24 घंटे में 2-4 घंटे के लिए बाहर चला गया है, किसी से मिलने ही चला गया, किसी ऐसे से जिससे वो काफी क्लोज है. तो उस टाइम अगर उसके अंदर शेयरिंग वाली चीज आई या फिर और कुछ चीजें, तो ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीजें शेयर कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है. या फिर हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट नेचर में चला गया तो अच्छा लगने लगा, ऐसा टाइप का. It's not, Priyanka, it's not they want to be happy or not, you just can't. हाथ में नहीं है. Of course everyone wants to be happy. That's, if you ask the goal, we all say we want to be happy, although it's very vague. Person who's depressed, they couldn't have a happy moment, try and pretend to be happy. Somebody actually suffer, really can't find happiness and relax. सबसे पहले ना, you like we, not you, हमें ना पहले ये happy वाले word से बाहर निकलना चाहिए, because we are not talking here about any particular emotion, okay? हम यहाँ किसी एक इमोशन की पहली बात तो बात ही नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम सोच रहे हैं ना, तो हम सोच रहे हैं ऐसा होता होगा क्या कि वो इंसान खुश हो जाता होगा. अच्छा, इस वाली सिचुएशन में खुश तो हो सकता है. अगर आप एक पर्टिकुलर इमोशन पे रहोगे ना, कई बार जो डिप्रेस्ड होते हैं दे डोंट फील एनीथिंग, ऐसा भी हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट फीलिंग हैप्पी, इट्स अबाउट फीलिंग एनीथिंग. एंड वी आर हियर टॉकिंग अबाउट डिप्रेस्ड मूड. पहले ही दिन इसीलिए मूड और इमोशन में अंतर समझाया था ना. ओवरऑल मूड ही पूरे टाइम डाउन है. ओके सो जरूरी नहीं है, ठीक है मैं समझती हूँ, ये बहुत ही आराम से दिमाग में आता है, खुश होने वाली बात, दुखी होने वाली बात, इट्स ओके, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं.
बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर इमोशन पे अटकोगे ना, तो मैंने आपको बताया ना, आपको लोग मिलेंगे, जैसे मैं पूरे टाइम आपको लगता होगा ह्यूमर करती हूँ, आप पहचान नहीं पाओगे उनको देख के, आपको लगेगा तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे क्लाइंट है मेरे पास, सारा काम कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग, दे आर वर्किंग, स्टडीज के साथ साथ दे आर मैनेजिंग देयर फैमिली एंड दे आर डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दे आर लाफिंग, दे आर गोइंग विद देयर फ्रेंड्स। कैसे कैसे ये, अगर आपको इतनी सारी चीजें मैं दूं तो आप कैसे पहचान लोगे कि वो डिप्रेशन है? नहीं पहचान पाओगे। अगर आप हैप्पीनेस देखोगे, the person is smiling and saying, अच्छा आज मैंने ये किया, हमने एक एनजीओ चला रहे हैं, हमने वहां पे ये किया, मैंने उसको सेव किया, इसी, और मेरे पढ़ाई करी, मेरे मैम ने ऐसे बोला। मुश्किल है। खैर, उस पे आते हैं कि ये सवाल मैंने क्यों पूछा था। इसका जो आंसर है ना, इसका यस और नो दोनों आंसर सही है, एक कंटेक्स्ट में। हमेशा कंटेक्स्ट होता है चीजों का, ठीक है। किस कंटेक्स्ट में इसका आंसर यस और नो दोनों हो सकता है? इस कंटेक्स्ट में कि डिप्रेशन में ऐसे दो टाइप से उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, एटिपिकल और मेलनकोलिक। एटिपिकल डिप्रेशन जो होता है उसमें मूड लिफ्ट हो सकता है, चांसेस हैं, कभी कभी बीच बीच में अपने आप विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लव्ड वन से मिले, कोई काम किया तभी कुछ हुआ, ओके, हो सकता है, चांसेस हैं। बट मेलनकोलिक में ऑलवेज लो, कभी मूड लिफ्ट नहीं होता। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों तरीके के डिप्रेशन में। क्या डिफरेंस होता है? एपेटाइट ज्यादा होती है एटिपिकल में, मेलनकोलिक में कम होती है। स्लीप ज्यादा हो जाती है एटिपिकल में, इसमें जल्दी उठ जाते हैं, नींद कम हो जाती है। लेडन पैरालिसिस क्या होता है? लेडन पैरालिसिस का मतलब होता है कि कभी कभी हमें अपने हाथ पैर इतने भारी लगने लगते हैं कि हमको लगता है कि जैसे उठा ही नहीं सकते, हमसे उठ ही नहीं रहे, हमारे हाथ पैर ही नहीं उठ रहे, इसको बोलते हैं लेडन पैरालिसिस। स्लो और एजिटेटेड मेलनकोलिक ऑन द अदर हैंड, एजिटेटेड मैंने उस दिन बताया था, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से परेशान है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, दैट इज एजिटेशन। रिजेक्शन सेंसिटिव, अब रिजेक्शन सेंसिटिव भी दो तरफा काम करता है। ऐसे लोग जो रिजेक्शन सेंसिटिव होते हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऐसे लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं और एटिपिकल फीचर्स हैं तो वो रिजेक्शन सेंसिटिव होते हैं। दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। रिजेक्शन सेंसिटिव क्या होता है? रिजेक्शन सेंसिटिव बिल्कुल समझने वाली भाषा में ये होता है कि उनको आप ना कहोगे तो उनको इतना बुरा लग जाता है, इमोशनल चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है, उनको लगता है कि सब गलत, मुझे कैसे बोल दिया, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरे को वैल्यू ही नहीं है, मेरे को कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, मेरे साथ हमेशा ऐसे, जनरलाइज करना, हमेशा ऐसा ही होता है, ये हमेशा ही ऐसे करता है या करती है। रिजेक्शन सेंसिटिव, आपको रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, आप क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेलनकोलिक गिल्ट फोकस्ड, मुझसे ये गलत हो गया, मुझसे वो। रिजेक्शन सेंसिटिव क्या है? दूसरों पे रिजेक्ट करा तो परेशानी हो रही है। गिल्ट फोकस्ड, गिल्ट अंदर में होता है। आई एम गिल्टी मीन्स आई एम रॉन्ग, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग, गिल्ट का मतलब ये होता है। तो मेलनकोलिक में ये फीचर ज्यादा होता है कि खुद पे ज्यादा, कि मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलत हो गया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये। Atypical, worse in evening, worse in morning, melancholic on the other hand. These are the differences. So ये थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन था बस सोचने के लिए कि कैन अ डिप्रेस्ड पर्सन हैव अ गुड डेज। बेसिकली मैं आपको ये दो तरीके के डिप्रेशन और दोनों में डिफरेंस बताना चाहती थी, ठीक है। यस मैम। अब बताइए, कोई सवाल है तो बताइए। डिप्रेशन में मुझे इतनी सारी अलग से चीजें बतानी थी, वो मैंने बता दी हैं। आपको डिप्रेशन के कंटेक्स्ट में कुछ पूछना हो, समझना हो, यू कैन आस्क। अगर मैंने कुछ मिस किया है, मुझे नहीं पता, तो जितना टू स्टार्ट विथ जितनी चीजें होनी चाहिए आपके पास वो मैंने आपको दे दी हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है, यू कैन आस्क। वी नो एवरीथिंग, ओके, गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट क्लास है मेरी। मुंडी तो हिला दो, पैसे लेते हो तुम लोग, खाना वाना लेते हो, पानी वानी लेते हो, क्या लेते हो तुम लोग मुंडी हिलाने का? अभी भी नहीं हिला रहे मतलब आप मूव करा के दिखा दीजिए, जान जाएंगे आपको, हैं?
अभी भी नहीं लाएंगे। कोई सवाल है किसी के पास? मैम अभी भी कंफ्यूजन है। पूछिए कंफ्यूजन श्रेया। उस दिन कौन सवाल पूछ रहा था? मैंने उसको बोला घर जाओ सवाल सोच के आओ। स्वाति पूछ रही थी, स्वाति पूछ रही थी ना? मैंने उसको बोला था सवाल पहले फ्रेम कर लो फिर पूछना। स्वाति पूछ रही थी। अरे मुंडी तो हिला दे भगवान, फोन में से निकल के तुम लोगों की मुंडी हिलानी पड़ेगी लग रहा है। यस मैम। हद हो गई है, नाम लेके बोल रही हो। स्वाति पूछ रही थी फिर भी ऐसे नहीं किया जा रहा तुमसे। मैम मतलब क्वेश्चन मैम इसमें जो आप पढ़ा रही है मैम, तो क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं या नहीं, इसलिए मैम आप एक काम करो, आप पूछ लो, मैं बता दूंगी सही फ्रेम हुआ है कि नहीं। तो मौका मिला है सवाल पूछने का, तुम्हारे पास कोई सवाल ही नहीं, इतना बढ़िया मौका मिला है, इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। एनीवेज श्रेया बताइए क्या सवाल है आपका? मैम वही कि डिप्रेशन को मतलब बहुत कैसे उसे लोग समझ सकते हैं, यही वाला है। आपने कहा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस के बिना। आप आसानी वाला जवाब समझो, ठीक है? आसानी वाला जवाब ये है कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम एक्सपर्ट नहीं बन रहे हैं, ठीक? क्योंकि हम काम करते करते एक्सपर्ट बनते हैं, स्टार्टिंग में एक्सपर्ट नहीं बनते। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले ठीक तरीके से सारे सिम्टम्स को समझना चाहिए, ठीक? जो DSM में लिखे हुए हैं वो भी, जो बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसको ध्यान से पढ़िए, और उसको खाली किसी से निशान नहीं लगवाना होता है, उसको हम उसके अंदर हम क्या क्या पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारे आपको, ये एग्जाम्पल है, बैक की डिप्रेशन इन्वेंटरी एग्जाम्पल है, ये कोई यही यूज करना है ऐसा नहीं बोल रही मैं, एग्जाम्पल है ये। मान लीजिए हमने कोई असेसमेंट उठाया, उसमें सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, और ये तरीका आप किसी भी डिसऑर्डर पे लगा सकते हो। उसको असेस करने के लिए जो भी क्वेश्चनर बना है, आप वो क्वेश्चनर उठाओ, चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए हो, स्लीप के लिए हो, एंगर के लिए हो, कोई भी क्वेश्चनर आप उठाओगे ना जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टैटिस्टिकली एस्टैब्लिश किए गए हैं उस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, आप समझ रहे हो? तो अगर वो स्टैटिस्टिकली एस्टैब्लिश किए गए हैं उस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, दैट मीन्स ये चीजें होनी चाहिए डिप्रेस्ड इंसान के अंदर। तो आप स्टार्ट करने के लिए सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ो और समझो, और उसके बाद इस तरीके के जो क्वेश्चनर है, 2-4 क्वेश्चनर जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे, हैमिल्टन की, बेक की, उसमें जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको ध्यान से पढ़िए, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो सामने वाले से, ठीक है? फिर आपको हल्के हल्के समझ में आने लगेगा कि ये वाली चीजें इसमें है, ये वाली चीजें इसमें नहीं है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मैं अगर डायग्नोस नहीं भी कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपको डायरेक्शन भी मिल जाता है कि भाई मुझे दिख रहा है कि इसमें से ये चीजें तो हो रही है ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना। सामने वाला आके बताता है ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है, इतना तो सामने वाला बताएगा ना। तो हम हेल्प तो कर सकते हैं, उसकी हेल्प करने से कोई हमें रोक नहीं रहा है। डायग्नोस करना जरूरी नहीं है अगर आपसे नहीं होता है। स्टार्टिंग में किसी को भी मुश्किल होगी, पर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल आसानी समझने वाली भाषा में आप DSM के सिम्टम्स को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए, और उसको कैसे पूछना है ये भी समझिए, कैसे पता लगाना है। मान लीजिए DSM के सिम्टम में लिखा है एनेडोनिया, अब हम इसको कैसे पूछेंगे? क्या पूछेंगे? तुमको एनेडोनिया फील होता है? ऐसे तो पूछेंगे नहीं, कहेगा ये क्या होता है। इसीलिए आपको एनेडोनिया पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब आप समझे? तो सारे सिम्टम्स को अच्छे से समझने का मतलब ये है कि सारे सिम्टम्स हमने पढ़ तो लिए, उसको हम पूछेंगे कैसे। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक ये, और दूसरे क्वेश्चनर्स उठाइए, उसमें जो जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या पूछते हैं। मान लीजिए हैमिल्टन की डिप्रेशन की जो इन्वेंटरी है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे। अगर आपको उसके डेप्थ में जाना है, पता लगाना है, आप इससे स्टार्ट करो, आपको बहुत हेल्प होगी उससे पता लगाने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हुआ? यस मैम, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता तो हम बाद में पूछेंगे। बाद में पूछ लेना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। कौन है ये? सृष्टि सो गई क्या? थोड़ी देर बाद रोटी मैं सो ही जाऊंगी।
नो मैम, ऐसे कुछ नहीं है, मेरी तबीयत खराब है बस। ओह आई एम सो सॉरी। तब भी आपने क्लास ज्वाइन करी है, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। और कोई सवाल? मैम से नहीं है मैम, बस पूछना था कि जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट है अल्कोहल और सिजोफ्रेनिया, उसको मैम अभी पढ़ा दी या पढ़ाएंगे मैम ये? क्योंकि अब जब पहली बात तो ये सिलेबस किसने दिया आपको? मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। मैंने किसी को सिलेबस क्या दिया? नो मैम, मतलब ये आप जो स्टार्ट किए 3 यूनिट है और वो 2 यूनिट आगे ये अरे ये 3 यूनिट है, ये कहाँ लिखा हुआ था? यही तो पूछ रही हूँ। मैम सिलेबस में जो तो इसीलिए पूछा। ये सिलेबस मैंने तो किसी को नहीं दिया है, तुम्हें किसने दिया है? मैम एक आउटलाइन मिला है, उसमें फर्स्ट यूनिट में कितने पेपर हैं और सेकंड यूनिट में कितने पेपर हैं, कितने वो बस पेपर लिखा हैं हुआ ये है। जानने के लिए वो ठीक है, ठीक है। कितने इसमें पेपर बस हैं ये आउटलाइंस लिखे हुए हैं कि 4 यूनिट है, तो इसी वजह नहीं, से वो पूछ आउटलाइन भी भूल जाइए। कितने पेपर हैं ये ठीक है। जो क्लास में पढ़ा रही हूँ वही आपका सिलेबस है, ठीक है। ओके और अल्कोहल स्किज़ोफ्रेनिया तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया अभी तक। बाबा, बस वही पूछ रही थी मैम, 3rd यूनिट था तो इसलिए। 3rd यूनिट 2nd पहले तो मैं अल्कोहल और स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा भी नहीं रही हूँ। मैं अल्कोहल और स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा रही हूँ। मैम यूनिट में है ये, तो इसलिए पूछ रहे थे। अरे तुम पूछ क्या रही हो? मैंने वो पढ़ा दिया या मैं पढ़ा रही हूँ? क्या पूछ रही हो? मैम पढ़ा दिया या पढ़ाएंगे ये पूछा था। आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं? मैम किए स्टार्टिंग से मैम, एक मैम सारे क्लास किए हैं। देखो मैम हमने सारे क्लास करे हैं, लेकिन आप बता दीजिए आपने ये पढ़ाया है कि नहीं? मैम क्या हमको ऐसा ऐसा होता है? लगा कि आप मतलब नेक्स्ट क्लास में बोली कि वो तो मतलब आगे कहीं पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैम क्लियर करने के लिए बस। मैंने क्या बोला मैं पढ़ा चुकी हूँ? नेक्स्ट क्लास में मैम ऐसा हमको लगा। मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। स्किज़ोफ्रेनिया, अल्कोहल, ठीक। वो आपका सिलेबस नहीं है, ठीक। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी वही आपका सिलेबस है, ठीक। अभी मैं मूड डिसऑर्डर पढ़ा रही हूँ जो आज खत्म हो गया है, ठीक। ठीक मुंडी, मूड डिसऑर्डर आज खत्म हो गया है। और मैंने अभी तक मूड डिसऑर्डर पढ़ाया और इसके पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इटियोलॉजी एंड ऑल। यस, हमारी 2 यूनिट खत्म हुई है अभी। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, कल परसों जब भी पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक। मैम जो प्रैक्टिकल है मैम, उसमें का एम जो मतलब लिखना है वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। ग्रेजुएट वाला मैम ग्रेटिट्यूड वाला। ग्रेटिट्यूड किसने लिखा है? एम बताइए। ठीक है, हम इसके लिए तैयार नहीं है। अगले क्लास में सबसे पहले यही करेंगे हम, ठीक है। सबको एम लिख के आना है। मैम जो मैंने लिखा था वो तो बहुत बड़ा था। हाँ बहुत ही बड़ा था, पूरे प्रैक्टिकल के बराबर आपने एम ही लिख दिया था। सब लोग अपने अपना एक एम लिख के आएंगे, मतलब अपना एम नहीं लिख के आएंगे, ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिकल का एक एम लिख के आएंगे। प्रियंका को तो एकदम जैसे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई भाई, ये क्या काम दे दिया आपने। मैम हाँ हाँ जी मैम, मैम मैं अंजलि बोल रही हाँ हूँ। अंजलि, मैम कैसी हैं मुझे आप? आपने मैं ठीक हूँ मैम। बोलिए। मैम मुझे आपने प्री टेस्ट वाला नहीं सेंड किया। प्री टेस्ट वाला सेंड नहीं किया आपने? मुझे तो प्रैक्टिकल परमिशन ही नहीं दी। भेजती हूँ भेजती हूँ, किसी को नहीं भेजा है वो अभी। अरे यार एक एक एक्सेल अलग अलग निकालनी पड़ेगी उसमें, भेजती हूँ। ठीक। ठीक। तो आप कोई सवाल पूछो, मैं मुंडी भी ना हिलाऊं, कुछ बोलूं भी नहीं, कैसा लगेगा आपको? हमें क्या, मत हिलाइए। और कोई सवाल? तुम भी ढीठ हो, मैं भी ढीठ हूँ, कोई नहीं मानेगा। नो मैम। नो मैम, ठीक है, वेरी गुड। हाँ मैम ये ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है? ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है बताइए, कौन बताएगा ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है?
जब तक मैं ये मैसेज का जवाब दे देती हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट बताइए, कौन बताएगा लूसिड ड्रीम क्या होता है? क्लास चल रही है, बाद में बात करेंगे। मैम हम्म, मेरी एक क्वेश्चन है, ये आईबीएस पहले की जवाब प्रॉब्लम पूछा है। वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि आपसे पूछूंगी। तो आईबीएस की प्रॉब्लम क्या होती है? कौन सी प्रॉब्लम? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम क्या होती है? एंजाइटी या डिप्रेशन में ये आता है, तो ये मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? ये कैसे होता है? ये आपने क्या बोला? डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है, ये बोला आपने? हाँ। अच्छा, पहले लूसिड ड्रीम बताओ, कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या था? लूसिड ड्रीम क्या होता है? मैम नहीं पता। कोई भी नहीं बताएगा? लूसिड ड्रीम बिल्कुल समझने वाली लैंग्वेज में ये होता है कि जब हम सपना देख रहे हैं और हमको पता है कि हम सपना देख रहे हैं, आप अवेयर हो कि आप सपना देख रहे हो, ये सच नहीं है, आप नींद में हो, ऐसा होता है, तो उसको हम कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। ओके साइमा, किसने पूछा ओके था? जी मैम। तो मैम क्या अनीता, ये डिसऑर्डर होता है कोई? आपको लग रहा है क्या सुन के? मैम कभी कभी ऐसा जैसा होता है कि बहुत ही बुरा सपना आता है बहुत लोगों को। तो जैसे कि हमने सुना है कि ल्यूसिड ड्रीम जो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब सपने लोगों को आते हैं तो ऐसा फील होता लूसिड ड्रीम जो आपने सुना है वो सुना क्या है, पहले ये तो बताओ। आपने क्या सुना है, क्या होता है लूसिड ड्रीम? मैम जैसे कि बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और वो ऐसा लगता है कि हाँ कि वो बिल्कुल रियल में हो रहा है। वो तो नाइट में। बुरे सपनों को लूसिड ड्रीम नहीं बोलते हैं, बुरे सपनों यस को बैड ड्रीम बोलते हैं, ठीक है? लूसिड ड्रीम बोलते हैं व्हेन यू आर अवेयर दैट यू आर ड्रीमिंग, एकदम सिंपल। And how and why it happens, it's all about the waves we feel during the sleep. Heightened awaken मतलब टेक्निकल थोड़ा नहीं जाते हैं, थोड़े समझने वाली भाषा में रहते हैं। आप इतने ज्यादा अवेयर होते हो अपनी सारे ब्रेन में चलने वाली एक्टिविटीज से कि आपको ये अवेयरनेस रहती है कि आप अभी सपना देख रहे हो। ल्यूसिड ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि खराब ही कुछ देख रहे हो, आप उसमें कुछ अच्छा भी तो देख सकते हो। यस मैम। आप अवेयर हो कि आप सपना, जब हम सो रहे होते हैं, जब ड्यूरिंग द टाइम वी आर स्लीपिंग, उस वक्त हमें नहीं पता होता है ना कि हम सपना देख रहे हैं। आपको पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं, आंख खुलती है तो पता चलता है कि सपना देख रहे थे, उठ जाते हैं तो पता चलता है कि सपना देख रहे थे। यस मैम। अगर कभी ऐसा हो तो उसको ही ल्यूसिड ड्रीम बोलते हैं। ल्यूसिड ड्रीम इज नॉट इक्वल टू बैड ड्रीम्स, नॉट नेसेसरीली। अब उसमें कोई भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब खाली ऐसे समझो कि अगर एक लाइन में ऐसे समझूं मैं कि आई एम अवेयर दैट आई एम ड्रीमिंग ड्यूरिंग द स्लीप, डज दिट साउंड लाइक अ डिसऑर्डर? अगर मैं अवेयर हूं कि मुझे सपना आ रहा है, क्या ये डिसऑर्डर साउंड कर रहा है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? नो मैम। बस अपने दिमाग से थोड़ा सा हम जज करेंगे, ये बहुत जरूरी है। जो आजकल हम लोग डिसऑर्डर डिसऑर्डर टैग करते हैं, इसलिए हम सोचेंगे तो अगर हमारी ये आदत बनी रहेगी ना, तो कल को कोई क्लाइंट आएगा आपके पास, कहेगा मैं ओवर थिंक करता हूँ, सारे लोग आके बोलते हैं, तो आप सोचोगे कि ओवर थिंक से प्रॉब्लम है क्या? कोई क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो डिसऑर्डर भी नहीं है। समझ रहे हो?
समझे साइमा? ऐसे मेरे हिसाब से ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। एक लाइन में इसका जवाब ये है, ठीक। और ल्यूसिड का मतलब बुरा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो। अनीता, coming back to your question, what did you ask? What is IBS? So it could be anything related to your stomach problem. मतलब किसी को constipation हो सकता है, frequent digestion की problem हो सकती है, metabolism slow हो सकता है, diarrhea हो सकता है, frequent is very important। कि constipation तो हम सबको कभी कभी हो जाता है, लूज मोशन हम सबको कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन उनको frequent होता है। हमेशा पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एक बिल्कुल अगर आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पेट में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, प्रॉपर बाउल मूवमेंट जो है उनके नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और ये डिप्रेशन और एंजाइटी में हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मेरा यही क्वेश्चन था। ट्रॉमा का ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, जिनको भी आईबीएस होता है, पेट की इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली आईबीएस डायग्नोस ना भी हुआ हो, अगर उनको फ्रीक्वेंट एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, फ्रीक्वेंट डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी, बस ऐसे समझो कि डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो ट्रॉमा का ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। पर मैम उसको बोला यही जाता है कि ये एंजाइटी है, ये आपको डिप्रेशन है, तो आपकी ओवर थिंकिंग है। नहीं, आपकी ओवर थिंकिंग नहीं, ऐसे कभी नहीं बोला। सबसे पहले तो तुम लोग जब मुझे ये कहते हो कि ऐसे बोला जाता है, मुझे बताओ ये कौन बोलता है? मैम आप उनको जानते होंगे, आप इंद्रापुरम में हो तो, डॉक्टर विपुल त्यागी। नहीं, मैं इंद्रापुरम में तो मैं सारे डॉक्टरों को नहीं जानती। नहीं, साइकेट्रिक है तो नहीं, मैं नहीं जानती सबको, ठीक है, होंगे कोई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे तो बताओ। मेरी खुद की ये प्रॉब्लम थी, मतलब मैं 8-10 साल से इसको फेस कर रही हूँ। अब ठीक हो गई? अभी कभी कभी ये बीच बीच में आती जाती रहेगी, ठीक है। हाँ, आपको ना अपने तो वही है कि बोलो उन्होंने क्या बोला? काफी टाइम मेडिसिन चली है मेरी, तो फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया मेडिसिन। फिर वही डिप्रेशन है, एंजाइटी है। आपको है? नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं मुझे। आप एकदम आम भाषा में, अगर समझाने वाली भाषा में इसको समझो, जब भी हम अपने इमोशंस को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ठीक से रेगुलेट करने में बहुत सारी चीजें आती हैं, अवेयरनेस ऑफ इमोशन, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशन, बहुत कुछ आता है उसमें, ठीक है। जब भी हम अपने इमोशंस को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, सालों से जब ये चीज चल रही होती है इमोशन वाली, वो कोई ना कोई सिम्टम आपकी बॉडी में दे जाती है। अब किसी को आईबीएस हो जाता है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हाथ पैर में बिना वजह दर्द रहता है, कोई आपको डायग्नोस्टिक मतलब बायोलॉजिकल मेडिकल वाला रीजन नहीं मिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जब हम इमोशंस को अपने रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, सालों तक उस हमें पता ही नहीं है, हम सप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेस कर रहे हैं या ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी, तो ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। और व्हेन आई से ट्रॉमा, इसको आप बहुत हैवी उसमें मत लीजिए, इट कुड बी सम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज just remember one thing, our body never forgets anything. Our body never ever forgets anything happens with us, or however we felt, जैसा भी हमने महसूस किया अपनी पूरी लाइफ में, हमारी बॉडी भूलती नहीं है। दिमाग से वो चीज थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो सकती है, पर शरीर को याद रहता है। और क्योंकि हमारे बॉडी को याद रहता है, तो वो उस याद का क्या करेगा, कुछ कर तो पा नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा, अवेयरनेस ही नहीं है। सोचो, अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज की कि हम क्या सप्रेस कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता हो तो हम उसका क्या करेंगे? तो फिर वो चीज बॉडी में से कहाँ जाएगी? सोचो, निकलती तो है नहीं। टाइम हील्स इज अ मिथ, टाइम डजंट हील एनीथिंग। सबको बता रही हूँ, टाइम डजंट हील एनीथिंग। समय के साथ भर जाता है, इट्स अ मिथ। समय के साथ कुछ नहीं भरता है जब तक आप उसका कुछ करोगे नहीं। Time only heals if you do something about it. If we don't do anything about it, time doesn't heal. It will only get worse. ठीक है, कहाँ पे थी मैं?
हाँ, तो जब भी ऐसा होता है बॉडी में वो चीज है, सप्रेस्ड इमोशन, रिप्रेस्ड इमोशन, जो भी कह लो आप, मैनेज अनमैनेज्ड इमोशन, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते होंगे? गुस्सा जो हम दबा देते हैं जाता किधर है? सोचा कभी? ऐसे सुबह हम फ्रेश होने गए उसमें निकल जाता है, ऐसा तो होता नहीं होगा। जो पचा नहीं वो निकाल दिया, काश ऐसा होता, कितनी सॉर्टेड होती लाइफ, है ना? पसीना आया उसमें से निकल जाता होता, कितना अच्छा होता। एसी वेसी बंद करके हम बैठ जाते, पसीना आया, गुस्सा निकल गया, कितना मजेदार हो जाता। पर ऐसा होता नहीं है, तो जाता किधर है? सोचो। जा करके किसी न किसी वेट करता रहता है। वैसे वो काफी टाइम तक वेट करता है कि कोई हमको अटेंशन दे दे, कोई निकाल दे, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तो वो जाके किसी न किसी ऑर्गन पे तो बैठेगा ना। बॉडी में खाली जगह तो है नहीं कहीं कि भाई बाहर बेंच लगी है वेटिंग एरिया में, तुम वेट कर लो 2-4 साल हम देते हैं अटेंशन तुमको, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई बेंच लगी नहीं है बॉडी के अंदर, कहीं खाली जगह है ही नहीं, हर जगह कोई ना कोई ऑर्गन है। तो ऐसे वाले इमोशंस हमारे किसी न किसी ऑर्गन पे जाके बैठ जाते हैं। जिस ऑर्गन पे जाके वो बैठ जाते हैं वो ऑर्गन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। 95% फिजिकल इलनेस का रीजन हमारा इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है। अगर आप इमोशंस रेगुलेट करना सीख जाओगे तो आपकी बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस कभी होंगी ही नहीं, ठीक हो सकती हैं। बताइए। वही मैम, मैं काफी टाइम तक सेक्रेटरी के पास गई हूँ, अब फिर वही नहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। जाना चाहिए था आपको साइकियाट्रिस्ट के पास। आपको वो कंडीशन मास्टर्स मेरी बहुत खराब थी उस समय। तो आप, हाँ मैं, अरे समझ नहीं रहे हो, आईबीएस के लिए आप एक फिजिशियन के पास जाओगे, पेट की दवा लोगे, दैट्स ओके। मैं साइकियाट्रिस्ट के गई पास, हूँ, अरे मैं पूरी गई हूँ बात तो सुन लो। फिजिशियन। फिजिशियन के पास जाने में प्रॉब्लम नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बजाय आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था। मैम मेरी उस समय कंडीशन बहुत खराब थी, मैं फिजिशियन के पास पहले गई तो वहां भी मुझे मेडिसिन डिप्रेशन की दी जाती थी। तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों गए? मुझे जो उस समय प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी, मतलब इतना ज्यादा थी कि मेरे को खुद भी जो डिप्रेशन की दवा मिलती थी या उस वजह से वोमिटिंग और होगी हालत खराब, आई कैन अंडरस्टैंड। तो जब वो फिजिशियन मुझे वो मेडिसिन दे रहे थे तो मैंने उन्हीं से पूछा कि आप मुझे ऐसी दवा क्यों दे रहे हो, तो वो बोले डिप्रेशन है। तो मैंने कहा डिप्रेशन है जब मुझे, तो मैं आपकी मेडिसिन क्यों लूं? मेरे को उस समय वही लगा कि मेरे को किसी सेक्रेटरी को दिखाना चाहिए। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया। 1 साल डिप्रेशन की दवा इन्होंने चलाई, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्लियर तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सही बात है, सिम्टम्स ऐसे कुछ नहीं है। बट हाँ, आईबीएस की प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो मुझे अभी भी कभी कभी हो जाती है। जैसे मैं यहाँ बैंगलोर शिफ्ट की, तो यहाँ के वेदर या जो भी एटमॉस्फेयर जो भी चेंज हुआ तो मेरे को हो गई प्रॉब्लम। फिर बचती हूँ मैं ऐसा कि मेरे को जाना ना पड़े, दवा ना लेनी पड़े, लेकिन मुझे हो जाता है कभी कभी ऐसा। पर मेरे ना काम करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कुछ, बट ज्यादा हो जाती है तो मुझे जाना पड़ जाता है फिर लेने। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि क्या एक्चुअल क्या है, मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा ना, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अनीता। जो आप ऐसा अगर इन केस अगर आप ढूंढो तो आप ऐसा कोई ढूंढना जो ट्रॉमा वगैरह में एक्सपर्ट हो, मतलब उसकी कोई एक्सपर्टीज हो या इस तरीके के केसेस हैंडल करने की एक्सपर्टीज हो, ऐसा कोई ढूंढना आप, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बिकॉज देखा आपने, देखो अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, डिप्रेशन बोल देते हैं, दवाई खिला देते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। क्योंकि उसका रीजन है ना, उसका रीजन है, समझो बात को। साइकियाट्रिस्ट के पास 4 कैटेगरीज है, 4 का मतलब 4 मत पकड़ना, चाहे 40 भी कैटेगरीज हो, वो कैटेगरीज हैं, वो आपको किसी एक कैटेगरी में फिट करेगा। दवाई देनी है ना, एक कैटेगरी में फिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर इंसान एक कैटेगरी में फिट नहीं होता है, आप समझ रहे हो, हम इंसान हैं, हम ये काफी इतनी क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये है नहीं तो ये है, ये ब्लैक एंड व्हाइट जैसी हमारी होती नहीं है चीजें, हमारी बहुत ब्लर्ड है सब कुछ। कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ हमारी पर्सनालिटी होगी, कुछ हमारा पर्सपेक्टिव होगा, सब कुछ मिल करके रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे बोल देंगे डिप्रेशन है, पर वो कुछ और जानते ही नहीं है ना, तो वो क्या बोल देंगे। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सबको बताना चाहिए, एटलीस्ट हम इतनी हेल्प तो किसी की भी कर सकते हैं, प्लीज कभी भी पहले साइकियाट्रिस्ट के पास मत जाइए, इट विल नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प।
हमेशा पहले थेरेपी कंसीडर कीजिए, और जब भी आप थेरेपी कंसीडर कीजिए उसको कम से कम 3-4 महीने का टाइम दीजिए, क्योंकि ऐसे 2-3-4 सेशन में कोई असर नहीं होता। क्योंकि हम जितने भी साल के हैं, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सब लोग 20 साल से तो ऊपर गए हो, ठीक है? तो हम जितने भी साल के हैं, 22 साल, 24 साल, हमारे 22, 24, 25, 28, 30 सालों की हार्ड वायरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनालिटी है, वो सब बिल्कुल ऐसे 2-4 सेशन में चेंज नहीं होती है। तो आपको कभी भी अगर आप थेरेपी कंसीडर करो या कोई और आपके जानने वाला हो, उसको इतनी नॉलेज तो हम दे ही सकते हैं कि आपको 4-5 महीने का टाइम कम से कम देना चाहिए टू सी इफ इट इज वर्किंग, 1 एंड 2, अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो उसके साथ आपको 3-4 सेशन मिनिमम लेने चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट दिस थेरेपिस्ट इज गुड फॉर मी और नॉट। नाउ देयर माइट बी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये थेरेपिस्ट और मेरा कुछ बन नहीं रहा, ट्यूनिंग नहीं बन रही, या ये मुझे समझ नहीं पा रहा, या मुझे मजा नहीं आ रहा, हो सकता है। देन यू चेंज इट, फाइंड समवन एल्स, डोंट स्टॉप देयर। हम क्या करते हैं, एक बार गए, हमारी बात नहीं बनी, हमें लगता है अरे गए थे यार, कुछ हुआ नहीं। हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि उस इंसान से नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि किसी से नहीं होगा। इट इज लाइक फाइंडिंग योर पार्टनर, फाइंडिंग योर रिलेशनशिप। हम ढूंढते रहते हैं ना जब तक राइट पार्टनर हमको नहीं मिलता है। इसीलिए आपके जानने के लिए भी है, और आपसे कोई पूछे तो उसको बताने के लिए भी है कि रुकना नहीं चाहिए। इफ डजंट वर्क, फाइंड समवन एल्स, देयर आर सो मेनी थेरेपिस्ट इन दिस होल। हाँ, मेडिसिन से मैंने, जो आपने उस दिन बोला था कि मतलब आपको टेस्ट करा लो, टेस्ट में कुछ नहीं आता है। बहुत सारे टेस्ट मेरे हुए हैं।